वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च 2026 और 12 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण 11 जून से शुरू होने जा रहा है। स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 के 4 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं और जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने 11 मार्च को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया? दिल्ली में। मोदी जी ने 21 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी? जेवर, गौतम बुद्ध नगर में। कौन सी भारतीय महिला को टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 की वैश्विक सूची में शामिल किया गया? सफीना हुसैन को। भारत सरकार के अनुसार देश की अंतर क्षेत्रीय विद्युत संचरण क्षमता वर्ष 2027 तक कितनी होने का लक्ष्य है? 143 गीगावाट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में कब हुआ? 7 से 9 मार्च 2026। और भारत वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया में किस स्थान पर हथियार आयातक देश बन गया? तो वो बन चुका है दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसका डेली टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको डेली मिल जाता है। डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली टेस्ट आपको महीने वाला फरवरी मिल गया और मंथली पीडीएफ आपको मिल चुकी है। मंथली पीडीएफ का आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। 31 दिसंबर तक 2026 तक आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलती रहेगी। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 12 मार्च 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सभी साथी, जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को करेंगे लाइक और शेयर। पहला प्रश्न बड़ा ही गजब का प्रश्न है। 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? ये लीजिए, भी नज़दीक आ चुकी है। 11 जून कब है? 11 जून से शुरू होने जा रहे हैं फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण। और अब की बार इसके जो 3 देश है वो संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये 3 देश हैं वो इसकी मेजबानी करेंगे। तो ये 11 जून को स्टार्ट हो रहे हैं फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण। वैसे मैंने आपको पहले करवाया है, लेकिन अब इनके बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो 2026 फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण पहली बार संयुक्त रूप से 3 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून 2026 से होगी और फाइनल होगा इसका 19 जुलाई 2026 को मेडलाइफ स्टेडियम, यूएसए ईस्ट रदरफोर्ड में खेला जाएगा। तो 11 जून से स्टार्ट होगा और 19 जुलाई को इसका फाइनल होगा। इस विश्व कप में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही है। कितनी? 48 टीमें हिस्सा ले रही है पहली बार। टोटल 104 मैच खेले जाएंगे, जो अब तक विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक है माने गए। तो एक एक पॉइंट आपके लिए गजब का है। इसके अलावा स्टेडियो एटेसिया पहला स्टेडियम होगा जहां 3 फीफा विश्व कप उद्घाटन मैच में आयोजित होंगे। 3 फीफा जो विश्व कप है उद्घाटन मैच में यहाँ पे आयोजित होंगे। अब शुभंकर आपके लिए याद रखने हैं, 3 शुभंकर है। पहला है क्लच, यानी कि बाल्ड ईगल, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है ये। दूसरा है मेपल, ये है मूस, कनाडा का प्रतिनिधित्व करता है और गोलकीपर भी है। और तीसरा है जायू, ये है जैगुआर, मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करता है और ये है स्ट्राइकर। ठीक है, तो क्लच, मेपल और जायू ये हैं 3 फीफा विश्व कप 2026 के 23वें संस्करण के शुभंकर। तो ये याद रखना, बाल्ड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका, मेपल है मूस कनाडा का और जायू है जैगुआर है मैक्सिको का। ये वैसे मैंने आपको
पहले ये जो क्वेश्चन आया था उस समय मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई थी, लेकिन अब ताज़ा आ रहे हैं नज़दीक तो इनको अच्छे तरीके से मैंने आपको दोबारा करवाया है। अगला प्रश्न, 21 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच गोवा तट से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 के 4 सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किसने किए हैं? ये भी गजब का प्रश्न है। तो 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 के बीच में गोवा तट से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 है, इसके 4 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। तो वो किए हैं, एक तो अपनी भारतीय नौसेना है और एक अपने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ। तो दोनों संस्थाओं ने मिलकर इसके 4 सफल परीक्षण किए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से इसका परीक्षण किया है। 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 के बीच गोवा तट से दूर इसका परीक्षण किया गया। विमान रहा था P-81 विमान का उपयोग इन फ्लाइट रिलीज के लिए किया गया था। ये विमान का उपयोग किया गया। तो उपकरण स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का परीक्षण। यह कंटेनर 150 किलोग्राम तक पेलोड पहुंचाने में सक्षम है। तो 150 किलोग्राम तक ये पेलोड पहुंचाने में सक्षम है। ये परीक्षण 4 सफल इन फ्लाइट रिलीज इसके परीक्षण किए गए। नोडल प्रयोगशाला नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, इसकी जो नोडल विभाग है वो कहाँ पे है? विशाखापट्टनम के अंदर। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर ये स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का परीक्षण किया है। कहाँ से? गोवा तट से दूर किया जा चुका है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, गजब का प्रश्न है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को किस साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? ये लीजिए भी, ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 के अंदर। कब हुई थी? 2019 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसको दिसंबर 2028 तक इसको बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन है उसको दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। इसमें लक्ष्य है कि दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इन्होंने टारगेट रखा है कि 2028 तक अपने 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। संशोधित बजट आएगा तो सरकार ने मिशन के लिए कुल 8.69 लाख करोड़ का संशोधित बजट भी स्वीकृत कर दिया। यानी कि संशोधित बजट आया है उसके अंदर भी इन्होंने कुल टोटल 8.69 लाख करोड़ का संशोधित बजट भी स्वीकृत किया है। केंद्र सरकार का योगदान, इस मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी और केंद्र सरकार की कुल सहायता कितनी है? 2.8 लाख करोड़ इसके अंदर सहायता है। इसके अलावा इसमें केंद्र सरकार का योगदान 3.59 लाख करोड़, यानी केंद्र का योगदान बढ़ा है 1.51 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर बढ़ा है। उद्देश्य ग्रामीण भारत में हर घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध करवाना और इस मिशन की शुरुआत 2019 के अंदर की गई थी। ये नोट कर लेना भी कि दिसंबर 2028 तक इसको बढ़ा दिया और इसकी शुरुआत 2019 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में इन सीटू संयुक्त हवाई अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? फरवरी 2026 में इन सीटू संयुक्त हवाई अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो ये हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच। याद रखना, इस अभ्यास का नाम है इन सीटू संयुक्त हवाई अभ्यास है। ये हवाई मतलब आसमान में हवाई युद्ध अभ्यास है ये। तो भारत और किसके बीच में हुआ? थाईलैंड के बीच। तो भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई एयरफोर्स संयुक्त इन सीटू अभ्यास 2026 9 से 12 फरवरी 2026 को बीच हुआ। हिंद महासागर क्षेत्र सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र के अंदर यह अभ्यास हुआ। अभ्यास का प्रकार इन सीटू वास्तविक परिचालन वातावरण में किसी औपचारिक हवाई अड्डे के बजाय इसका परिचालन किया गया था। तो भागीदार देश रहे थे भारत और थाईलैंड के, दोनों देशों के बीच में यह अभ्यास हुआ है। अब इनके बीच में देखो, भारतीय वायुसेना के विमान थे Su-30 MKI बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान, ये दोनों भारतीय वायुसेना के विमान और रॉयल थाई एयरफोर्स की तरफ से साब ग्रिपन यानी कि लड़ाकू विमान ये शामिल रहा था। हालांकि तो इस प्रकार की कम विचार से भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन ये तारीख आपसे पूछी जाएगी, अभ्यास का नाम पूछा जाएगा और दो देशों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वेन एलन प्रोब ए क्यों चर्चा में आया है? ये देखो, अभी 2012 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, अब ये काफ़ी चर्चा में आया है। अब इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि नासा का है ये वेन एलन प्रोब ए, ठीक है, इसका नाम है। अभी क्यों चर्चा में आया? क्योंकि ये पृथ्वी की ओर लौट रहा है और वायुमंडलीय में प्रवेश करेगा, क्योंकि ये जो उपग्रह है ये 2012 के अंदर लॉन्च हुआ था। तब हुआ 2012 के अंदर लॉन्च हुआ, अब ये वापस पृथ्वी की ओर लौट रहा है और वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगा। ये देखो, अब ये लगभग तो ये काफ़ी जल चुका, ये काफ़ी जो है लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये लगभग पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है। तो एजेंसी है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इनका सैटेलाइट का नाम है वेन एलन प्रोब ए, इसका नाम है ये, ध्यान रखना, प्रोब ए। इसका वजन है लगभग 600 किलोग्राम। उद्देश्य क्या है? वेन एलन रेडिएशन बेल्ट का अध्ययन किया गया था। उस समय पृथ्वी के चारों ओर रेडिएशन के डेटा का संग्रह किया था। जब इसको लॉन्च किया था तब इसका उद्देश्य रखा था भी पृथ्वी के जो चारों ओर रेडिएशन है उसके डेटा को संग्रह करना। लॉन्च हुआ था ये अगस्त 2012 में अपने ट्विन वेन एलन प्रोब बी के साथ में। अब ए और बी दोनों ही लॉन्च हुए थे, लेकिन जो ए है ना ये वापस पृथ्वी की ओर लौट रहा है। समापन डीएक्टिवेशन 2019 में दोनों स्पेसक्राफ्ट डीएक्टिवेट हो चुके थे। वायुमंडल से गुजरते समय सैटेलाइट का ज्यादातर हिस्सा जल जाएगा। अब ये जब वापस आ रहा है तो वायुमंडल से जब गुजरेगा तब जिस सैटेलाइट का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो जल जाएगा, तो इसलिए भी चर्चा में है, इसको याद रखना। नासा का है वेन एलन प्रोब ए। नवीनतम आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान किसने बरकरार रखा है? ये लीजिए, भी गजब का प्रश्न है। तो ये एक ही है अपनी, कौन है? स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर 1। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे है कौन सी भारतीय महिला? स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना ने नवीनतम आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे बरकरार है। और भारतीय महिला टीम की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, वो वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के अंदर 8वें स्थान पे बरकरार रही है। तो पहले स्थान पे स्मृति मंधाना, 8वें स्थान पे है हरमनप्रीत कौर। और भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स रैंकिंग में गिरकर 12वें स्थान पे पहुंच चुकी है। और ये रैंकिंग है वो आईसीसी द्वारा जारी की जाती है, इसको भी याद रखना बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से। अगला देखो, कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी है? आजकल क्या है, लगभग ज़्यादातर इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी? तो वो दी है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। वो है कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। इसको क्या है? ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने को इसको मंजूरी दी जा चुकी है। किसने? कैबिनेट ने। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर है। मंजूरी देने वाली संस्था आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता की थी मोदी जी ने। उद्देश्य ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाना, यानी एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों के लिए बेहतर सड़क या रेल कनेक्टिविटी का निर्माण करना है। रिवाइजन टोटल कैपिटल कॉस्ट रहेगा 3630.77 करोड़ और लागू क्षेत्र रहेगा सिर्फ ओनली उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर, राज्य के अंदर ये लागू होगा। विकास मोड हाइब्रिड न्यूट्रेटेड मोड पे आधारित रहेगा और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के जेवर एयरपोर्ट के लिए विकसित किया जाएगा। तो ये जो एयरपोर्ट बनेगा वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर रहेगा और इसका जो लागू क्षेत्र रहेगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्षेत्र में लागू रहेगा। तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स का इस्तीफा हो चुका है और वहीं पर राहुल भाटिया को अस्थायी रूप से अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। तो पीटर एल्बर्स का इस्तीफा हो गया और राहुल भाटिया को यहाँ पे अस्थायी रूप से सीईओ नियुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर इसको मंजूरी दी जा चुकी है। ये लीजिए, अब तमिलनाडु का जो मदुरई एयरपोर्ट है वो अब बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मिजोरम विधानसभा ने मिजो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का
प्रस्ताव पारित किया है। तो मिजोरम की विधानसभा ने कहा कि हम मिजो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव इन्होंने पारित कर दिया। तो ये तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक है। और कल मैंने AI की क्लास दे दी आपको। कोई बहुत से साथी इंतजार कर रहे थे कि सर AI की क्लास कब आएगी, तो कल मैंने AI की क्लास आपको मैंने दे दी है। जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है तो अच्छे तरीके से देखना, लगभग 10 मिनट की क्लास है, वो बढ़िया तरीके से गजब का कंटेंट मैंने उसके अंदर दिया है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, जल महोत्सव 2026 अभियान कब से कब तक चलेगा, तो 8 मार्च को स्टार्ट होगा और 22 मार्च तक है चलेगा। तो 8 मार्च को शुरू हो चुका है, अभी 22 मार्च जब विश्व जल दिवस मनाएंगे तब ये समाप्त होगा। और संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, भारत, सेल्सियस रक्षा अकादमी, श्रीलंका और मालदीव। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी, उच्चतम न्यायालय में अब तक कितनी महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी है, तो वो बन चुकी है 11। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, वो है अनुच्छेद 143। ध्यान से पढ़ लेना बढ़िया इनको। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में और टोटल सदस्य संख्या इसके अंदर है 22। और किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, 31वां संविधान संशोधन 1973। और केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति 280 के तहत करता है। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे, गजब की पॉलिटिकल चल रही है अपनी। और अब देखो नेक्स्ट डोज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 8 अगस्त 1930 को अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की थी, पर्यावरण का संरक्षण एवं तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सीटों का कितने प्रतिशत है हो सकती है अधिकतम, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये पांचों के पांचों बड़े गजब के प्रश्न हैं आपके सामने पॉलिटिकल। अब एक साथ अब इन चीज़ों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते हो ना, अगर देख के भी देते हो तो भी आपके और भी चीज़ें साथ में याद हो जाती है। और ये अपनी नानक क्लासेस की करंट अफेयर्स की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हो। स्कूल व्याख्याता की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड शिक्षक प्लस PTA थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, LDC की है, SI है, CAT, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। और राजस्थान और इंडिया दोनों का वीकली टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल चुका है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। कल मैंने AI की क्लास आपको दे दी है, साथ ही आप सभी साथी उस क्लास को जरूर देख लेना। 10 मिनट की क्लास है और गजब का मैंने MCQ क्वेश्चन उसके अंदर करवाया है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।